हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण है 10 वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बताएंगे, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 10% में से जो है ना 8% 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले ना 2023 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, अगर आप चाहते हैं कि साइंस में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो आप जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में फुल मार्क्स मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ना, एक नंबर कटेगा। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो मेजर टारगेट पे जो पढ़ाई होती है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आपसे जो है ना एक भी रुपया नहीं लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे डेली क्लास होती है दोस्तों। यहाँ पे 7 बजे सुबह में क्लास होती है, 7 बजे शाम में क्लास होती है, और यहाँ पे 1 बजे दोपहर में क्लास होती है। तो तीनों क्लास को कीजिए। और रेगुलर यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे जो ना डेली ऑनलाइन टेस्ट चलता है, जो काफ़ी सारे विद्यार्थी देते हैं। अगर आप नहीं देते तो आप लोग वेबसाइट पे जाके जो ना टेस्ट दे सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर को नोट कर लीजिए दोस्तों। इसमें आपको हाई कीजिए, आपको जो ना व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6206 है 076569। ठीक है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इस नंबर को आपको जो ना सेव करना है। उसके बाद सर आप जो है ना हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, बस इतना ही कहना, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये करा है कि जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं, इनके 2 उदाहरण दे। ये प्रश्न जो है ना 100% पूछे जाएंगे आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। तो फ्रेंड, इसका आंसर जो ना कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा उत्तर में कि ऐसा ईंधन जिसका निर्माण करोड़ों वर्ष पूर्व यानी कि पहले जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के उच्च दाब एवं ताप के कारण पृथ्वी के अंदर दबने से हुई है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, जीव जंतुओं का ईंधन होता है। जीव जंतुओं का ईंधन क्या होते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले वो जीव जंतुओं का जो ईंधन होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि पृथ्वी के गर्भ के अंदर दब जाते हैं, और जैसे वो दबते जाते हैं ना, तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, बढ़ते जाता है। उसी के कारण किसका निर्माण होता है, जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। तो फ्रेंड, जीवाश्म ईंधन का क्या क्या उदाहरण हो सकता है, कोयला हो सकते हैं, पेट्रोलियम हो सकते हैं, और ये प्राकृतिक गैस होते हैं। ठीक है, ये सब जो बनते हैं कैसे, ये सब जो होते हैं ना किसका ही होता है, कौन चीज़ का ईंधन होता है, जीव जंतु का ईंधन होता है, यानी कि जीवाश्म ईंधन होता है। जैसे कि वनस्पति हो गया और जीव जंतु हो गया, ये सब का क्या होते हैं, ईंधन होते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला जो बनते क्या बनते, पेड़ पौधे जब सुनामी या फिर भूकंप वगैरह से क्या होते हैं कि ये पृथ्वी के अंदर समायोजित हो जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होते हैं कि समय गुजरते जाता है, तो वो जो है ना पेड़ पौधे क्या होते हैं कि पृथ्वी के अंदर धीरे धीरे दबते चले जाता है, और पृथ्वी के अंदर जैसे दबते जाएगा ना, तो क्या होगा, उसमें प्रेशर और टेम्परेचर के कारण क्या होता है, वो जो है ना ईंधन में बदल जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। उसी तरह क्या होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं, जो जीव जंतुओं का ईंधन होते हैं, और प्राकृतिक गैस भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो ना काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसको जो है ना आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए दोस्तों। आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो है ना ये वाला क्वेश्चन से 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, और इससे आपको 2 मार्क्स मिलेगा 100%। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न क्या कराएगी, अपघटन अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दे। ये भी प्रश्न जो ना 2023 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में गारंटीड प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो इसका आंसर जो ना कुछ दोस्तों इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटने से 2 या 2 से अधिक छोटे यानी कि सरल यौगिक बनाते हैं, जिनके गुण क्या होते हैं, मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न यानी कि बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया है, यानी कि यहाँ पे जो CaCO3 यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, एक तरह का बड़ा कंपाउंड है। ये जो है ना छोटे 2 या 2 से अधिक अणु में टूट जाता है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या होते हैं, ये मतलब वियोजित हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे KClO3 ये क्या होते हैं, एक तरह का एकल बड़ा अणु होता है। ठीक है, ये टूट करके 2 या 2 से अधिक छोटे अणु का निर्माण होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
अपघटन अभिक्रिया या फिर हम लोग जो है ना वियोजन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे आप लोग इस प्रकार कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं, ये एक तरह का AB क्या है, एकल प्रतिकारक है। ये टूट करके क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक छोटे उत्पाद बनाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट बनाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आपका जो है ना मतलब अपघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इनका जो यहाँ पे जो बन रहा है ना कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे CO2, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, यानी कि जो मूल यौगिक होते हैं, ये आपका मूल यौगिक हो गया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट एक तरह का क्या हो गया, मूल यौगिक हो गया। इससे जो है ना बिल्कुल जो प्रोडक्ट बनता है ना वो बिल्कुल भिन्न होता है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, ये दोनों क्या होते हैं, इससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए KClO3 और यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोटेशियम क्लोरीन ऑक्साइड जो टूट करके जो है ना पोटेशियम क्लोराइड और यहाँ पे ऑक्सीजन में टूटता है, विघटित होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरह का मूल यौगिक है KClO3, ये टूट करके क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड और इनके साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह का क्या हो गया, एकल उत्पाद, यहाँ पे एकल नहीं कह सकते, यहाँ पे एकल प्रतिकारक कहेंगे। ठीक है, कहने का अर्थ एक तरह का बड़ा अणु है, ये टूट करके दो या दो से अधिक छोटे अणु का निर्माण करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसको जो है ना आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। और दोस्तों इसका PDF जो है ना फ्री में देने वाले हैं, वीडियो को देखिए पूरा, आपको पता चल जाएगा कि इसका PDF आप लोग फ्री में कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या कराए कि विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। ये भी प्रश्न जो है ना कई वर्षों से लगातार पूछता हुआ आ रहा है और 100% ये गारंटीड प्रश्न है कि 2023 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जा सकते हैं। तो इसका आंसर जो है ना दोस्तों कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा उत्तर में कि पोषण का वह प्रक्रम जिसमें जीव भोजन का संश्लेषण स्वयं ना करके दूसरे जीवों की सहायता से अथवा किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, विषम पोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, कहने का अर्थ है विषम पोषी पोषण में क्या होते हैं कि ये जो जीव होते हैं ना, ये खुद से पोषण नहीं प्राप्त करते हैं, किसी दूसरे जीव की सहायता से या फिर किसी अन्य रूप से अन्य स्रोतों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। यहाँ पे कहा जाए जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं, स्वयं पोषी पोषण होते हैं, यानी कि वो लोग क्या होते हैं कि खुद से भोजन बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मतलब विषम पोषी पोषण होते हैं जो खुद से भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरे के अन्य स्रोतों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि कृमि हो गया, उसके बाद आपका जो जुआ होते हैं, ये सब क्या होते हैं, विषम पोषी पोषण होते हैं। ये क्या होते हैं कि अर्थात मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीव जो अकार्बनिक पदार्थों और ऊर्जा को अपने भोज्य पदार्थ के रूप में अन्य जीवित या मृत पौधों या जंतुओं से ग्रहण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है, सोडियम परमाणु में स्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखना, बहुत ही सिंपल प्रश्न है और 100% ये भी प्रश्न जो है ना पूछे जाएंगे दोस्तों, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर जो है ना शानदार तरीके से कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि किसी तत्व के परमाणु में बृहत्तम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बहुत ही सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन है, किसी भी एलिमेंट यानी कि यहाँ पे किसी भी तत्व के परमाणु में बृहत्तम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोडियम परमाणु में स्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखना है, तो सबसे सिंपल यहाँ पे तरीका है, जो सोडियम परमाणु होता है इसका सबसे पहले आपको परमाणु संख्या जानना होगा जो 11 होता है, और इनके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा जाएगा, फिर दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यही क्या होता है आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं कि अतः सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1 है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है ना टोटल यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट का नाम और इनके साथ साथ सिंबल और इनके साथ साथ परमाणु संख्या याद करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों
किसी भी तत्व में जो कक्षा में सभी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो किस फॉर्म के रूप में रहता है, सबसे पहले यहाँ पे 2n² के फॉर्म में रहता है। और दोस्तों जहाँ पे n क्या होता है, क्रमागत संख्या होता है। जैसे कि यहाँ पे n की जगह यहाँ पे सबसे पहले 1 लेंगे तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि 2 प्राप्त हुआ। इसी तरह यहाँ पे n की जगह 2 लेंगे तो यहाँ पे n की जगह 2 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे n की जगह कितना लेंगे, 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 दूना 18, ठीक है, 9 दूना 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 2 भरा जाएगा, दूसरा में 8 भरा जाएगा और तीसरा में 18 भरा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो भी एलिमेंट दिया हुआ रहेगा ना उसका परमाणु संख्या पता होना चाहिए, तभी यहाँ पे आप इसका संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो सोडियम परमाणु है ना इनका जो एटॉमिक नंबर है 11 है, ठीक है, कितना है, 11 है। तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा दोस्तों, 2 भरा जाएगा, ठीक है। और दूसरा कक्षा में 8 या फिर 8 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 11 है ना तो यहाँ पे 8 भरा जाएगा तो 8 दूनी 10 हो गया। और जो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 11 पुर जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तभी तो यहाँ पे 8 दूनी 10 और 11 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा, सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप जो है ना संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको मैग्नीशियम का दे सकता है, एल्युमिनियम का दे सकता है, आप लोग इस तरह निकाल सकते हैं, बहुत ही सरल है। यानी कि बृहत्तम कक्षा अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है और आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न जो है ना 100% गारंटीड प्रश्न लड़ेगा ही। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या होता है उसको डेफिनेशन कर लेते हैं और इनके साथ साथ यहाँ पे 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का भी उदाहरण देना है। बहुत ही शानदार तरीके से इसको हम लोग इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि वैसे ऑक्साइड जैसे कि यहाँ पे Al2O3 ZNO जिसमें अम्ल और भस्म दोनों के गुण रहते हैं तो उसे हम लोग उभयधर्मी या फिर द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी का दूसरा नाम क्या है, द्विधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे उभयधर्मी या फिर द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, मतलब वैसे ऑक्साइड जिसमें क्या होते हैं कि अम्ल और भस्म दोनों के गुण होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मी या फिर द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पे समझिए दोस्तों, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड एक तरह का क्या हो गया, उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया, ठीक है। और ये जो रिएक्ट कराते हैं इसको HCl से कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, ZnCl2 और यहाँ पे H2O बनता है। तो कहने का अर्थ है जो Z10A हो ना, ZNO कहने का अर्थ है कि जिंक ऑक्साइड जो है ना HCl यानी कि अम्ल से रिएक्ट किया और इनके साथ साथ फिर हम लोग ZN को हम क्या कराए कि यहाँ पे भस्म से रिएक्ट कराए, ठीक है, यानी कि NOH एक तरह का क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का भस्म होता है। इसी से हम लोग रिएक्ट कराने के बाद यह रिएक्शन कर लेता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और इनके साथ साथ यहाँ पे Al2O3 भी हो सकता है ZNO की जगह, ठीक है, और यहाँ पे भस्म या फिर अम्ल हो सकते हैं, दोनों से रिएक्ट करेगा और यहाँ पे नए प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। ये भी प्रश्न जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। आप लोग एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर दोस्तों इसको जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, बेहतर रहेगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आपको बता रहे हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और लल्लनटो प्रश्न है, 100% गारंटीड प्रश्न है, 100% लड़ेगा ही, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते जाना है। यहाँ पे फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि रक्त में मुख्य कार्यों को लिखे, यानी कि ब्लड का जो मुख्य मेन कार्य क्या होता है उसी को लिखना है। तो उत्तर में कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि रक्त है कि मुख्य कार्य निम्नलिखित है। तो सबसे पहला पॉइंट में लिखना पड़ेगा दोस्तों, यह रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। जो रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है, ये थक्का बनाता है, ठीक है, रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है जिसको हम लोग हेमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे दूसरा पॉइंट में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये हमारे शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखता है, ठीक है, हमारे शरीर के तापमान को टेम्परेचर जो होता है हमारा शरीर का उसको क्या बनाए रखता है, स्थिर यानी कि कॉन्स्टेंट रखता है। और तीसरा नंबर में ये लिखना पड़ेगा दोस्तों, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन करता है, ठीक है। जो ब्लड होते हैं इसका कार्य क्या होते हैं, ऑक्सीजन और जो CO2 होते हैं ये दोनों गैसों का क्या होते हैं, परिवहन करने में मदद करता है। और चौथा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, यह शरीर के विभिन्न रोगाणुओं के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन, रक्त का जो काम होता है, ब्लड जो होते हैं शरीर में जितने भी रोगाणु के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान कौन करता है, ब्लड ही करता है। और पांचवा पॉइंट में लिखना पड़ेगा, ये पचे भोजन को छोटी आंत से शरीर के विभिन्न अंगों में
पहुंचाता है। जो ब्लड होते हैं ये छोटी आंत से क्या करते हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, भागों तक पहुंचाता है। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा, ये शरीर के दाब स्थिर रखता है, यानी कि जो रक्त होते हैं, जो ब्लड होते हैं ना, यहाँ पे प्रेशर को क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट रखता है। तो ये रक्त का यहाँ पे 6 कार्य लिख चुके हैं, आप लोग भी लिख लीजिए दोस्तों। अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे रक्त के मुख्य कार्य कितने हैं, 2 मार्क्स के रहेंगे ना, तो आप लोग को कम से कम यहाँ पे 4 से 5 गो पॉइंट लिखना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे 6 गो पॉइंट लिखा चुके हैं, और आपको जो पॉइंट सिंपल लगता है याद करने में, उस पॉइंट को याद कर लीजिए ताकि आपको जो है एग्जाम तक याद हो सके, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि ललंटो प्रश्न ये भी है। और ये सभी प्रश्न जो आपको कह रहे हैं ना कि गारंटीड प्रश्न है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। और इससे पहले हम जो है ना पार्ट 1 को बता चुके हैं साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, उसमें भी 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बताए थे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। तो यहाँ पे वीवीआई सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न ये कराएगा दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर जो ना कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा शानदार तरीके से कि जब किसी बंद कुंडली, यानी कि जब कोई भी जो बंद कॉइल होते हैं उससे गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या में परिवर्तन होता है, तब कुंडली से प्रेरित धारा बहती है। और यह धारा उतने ही समय तक बहती रहती है जब तक कि यह परिवर्तन जारी रहता है। इस प्रकार उत्पन्न होने वाली धारा को प्रेरित धारा कहते हैं, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बहुत ही सिंपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई बंद कुंडली से गुजरने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो कुल संख्या होता है ना, वो परिवर्तन होता है, यानी कि चेंजिंग होते रहता है। जब कुंडली में प्रेरित धारा बहती है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जब बहती है, तो यह विद्युत धारा उतने ही समय तक बहती रहती है जब तक कि ये परिवर्तन जारी रहता है, ठीक है। यानी कि ये कुंडली में इलेक्ट्रिक करंट बहते रहता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होते रहता है। तो जो कॉइल होते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रिक करंट बहते रहता है, तब तक बहते रहेगा जब तक ये परिवर्तन होते रहेगा। इस प्रकार उत्पन्न होने वाली करंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। और इसी घटना का नाम क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 8 नंबर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एम्पियर की परिभाषा दे, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है, एम्पियर होता है, उसी को डिफाइन करना है। चलिए दोस्तों इसका भी आंसर हम लोग कुछ शानदार तरीके से इस प्रकार लिखते हैं कि यदि किसी विद्युतीय परिपथ के किसी, यहाँ पे आपको बताना है कि यदि किसी विद्युतीय परिपथ यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रभावित अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से 1 कूलाम आवेश प्रति सेकेंड प्रभावित हो, तो परिपथ में प्रभावित धारा की प्रबलता क्या कहलाती है, 1 एम्पियर कहलाती है। बहुत ही सिंपल है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रभावित होता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, 1 एम्पियर कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। और आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। और समय का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जो 1 एम्पियर क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रभावित होता है, तो उसी को हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। ये आपको उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या कराए कि पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में गारंटीड प्रश्न ये भी। तो पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है, तो कुछ इस प्रकार इसका आंसर लिखना पड़ेगा दोस्तों कि पादप में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन के द्वारा होता है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, पादप कोशिकाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के पादप हार्मोन जैसे कि ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया आदि उत्पन्न होते हैं तथा विसरण द्वारा साथी कोशिकाओं में विसरित हो जाती है, जिसके प्रभाव से कोशिकाओं में वृद्धि, फलों का पकना, कोशिका विभाजन, पुष्पकलिकाओं का बनना, खिलना आदि क्रियाएं होते हैं। इस प्रकार पादपों में रासायनिक समन्वय होता है। बहुत ही सिंपल यहाँ पे प्रश्न है। तो पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, पादप में कितने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं और पांचों हार्मोन का काम अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, इथिलीन हो गया, 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। और यहाँ पे विसरण द्वारा
कोशिका में विसरित हो जाती है, जिसके प्रभाव से कोशिकाओं में वृद्धि, फलों का पकना, कोशिका विभाजन, पुष्प कलिकाओं का बनना, खिलना, ये क्रिया क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समन्वय कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका पीडीएफ जो है ना अपने वेबसाइट पर डाल देंगे, वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सभी क्वेश्चंस को इजीली समझते हुए चलिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण का पोषण किस प्रकार होता है। ठीक है, यानी कि जो माँ के शरीर में जो गर्भस्थ भ्रूण होते हैं, जो जायगोट होते हैं ना, उसका जो पोषण होता है ना किस प्रकार होता है। बहुत ही सिंपल उत्तर यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो गर्भस्थ भ्रूण का पोषण रुधिर की सहायता से होता है। जो जायगोट होते हैं माँ के शरीर में, उसका पोषण वो कैसे करता है, ब्लड की सहायता से करता है। ठीक है, अगर रुधिर बोले तो ब्लड की सहायता से करता है। चूंकि गर्भस्थ भ्रूण गर्भाशय में बने प्लेसेंटा नामक उत्तक से चिपका होता है। जो गर्भस्थ भ्रूण होते हैं ना, ये प्लेसेंटा नामक उत्तक से चिपका होता है। इस उत्तक द्वारा भ्रूण रुधिर से पोषण तत्वों को ग्रहण करते हैं। जो उत्तक यानी कि जो टिश्यू होते हैं, जो चिपका होता है प्लेसेंटा नामक उत्तक से, और इसी उत्तक की सहायता से भ्रूण रुधिर से पोषण उत्तक को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। तथा वज्र पदार्थ यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं भी इसी प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण से निष्कासित होती है, यानी कि भ्रूण से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो इस तरह आप लोग लिखिए, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। मेरा गारंटी है 2 मार्क्स के, यहाँ पे 2 मार्क्स एक क्वेश्चन का मिल जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 की साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण है 10 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बता चुके, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। और दोस्तों इसका जो आंसर आपको मतलब इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं ना, तो आप हमारे वेबसाइट में चले जाइए। सिंपली आप गूगल पे सर्च कीजिए measuretargets.com। आपको सर्च करने के बाद जो है आपको मैट्रिक एग्जाम पे क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद आपको पीडीएफ वाला सेक्शन में जाना है। पीडीएफ वाला सेक्शन में जाने के बाद जो है ना आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे डायरेक्ट जाकर के जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव करना है, उसके बाद आपको हेलो करना है, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, जो भी विद्यार्थी लाइक नहीं किए हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, जितने अभी आपका स्टडी ग्रुप है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपका फेसबुक ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, दोस्त यार हो गया, भाई बहन हो गया, अपने रिश्तेदार हो गया, चारों तरफ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है ना मैट्रिक एग्जाम 2023 की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके और बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सके। गांव मोहल्ले का नाम, अपने माता पिताजी का नाम रोशन कर सकते हैं, भाई बहन का नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का अगर आपको अच्छा लगा ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसको प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।